चलो देखो, बहुपद में एगो क्वेश्चन कौन सा था, ये तो हम बेकार चालू किए हैं, तो इसमें तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, है ना। नया चैप्टर चालू करना है, 2 सर के रैखिक है ना। देखो ए, कौन सा क्वेश्चन था बताओ थोड़ा सा। वो 7 वाला घेरा मरा हुआ है। देखो जो टीचर कितना बोला गया है क्या, कि यदि बहुपद पी एक्स क्यू, है ना, यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस का आर, है ना, माइनस का आर, बहुपद एक और दूसरा बहुपद दिए हुए है ना, एक दूसरा बहुपद दिए हुए है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है। क्या है? से विभाज्य, मतलब ए वाला बहुपद इससे क्या है सर, विभाज्य है। तो क्या कीजिए, हमारा क्यूआर का मान ज्ञात कीजिए, क्यूआर का मान ज्ञात कीजिए। यदि सर ए वाला बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर इस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है, इसका मतलब इसको भागा दे तो जो शेषफल आएगा सर वो क्या आएगा, 0। क्या आएगा? 0। हम पहले भागा देते हैं सर, और भागा देने के बाद देखते हैं शेषफल कितना आता है। हमारा कितना हो जाएगा, पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस का आर, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर प्लस का आर, भागा देंगे सर तो कितना बार में लगाएंगे, सबसे पहले पी और कितना एक्स से, तो कितना हो जाएगा, पी एक्स क्यू। अच्छा यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 कितना हो जाएगा, पी क्यू और कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से पी यहाँ से क्यू और एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस 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 कितना हो जाएगा सर, तब पी एक्स या तो पी आर एक्स लिख दो, काहे कि हमारा जो है पी भी एक अचर है और हमारा आर भी क्या है, अचर है। तो पी आर और एक्स, एक्स तो चर है ना, उसको साइड में लिख दो। ठीक है सर, अब जो है हम घटाएंगे, साइन चेंज करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सर वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर। इसके बाद कितना होगा सर, इसके बाद कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाला लिखाएगा सर, प्लस का क्यू एक्स, प्लस का क्यू एक्स। इसके बाद लगाओ हमारा एक्स वाला है, कितना हो जाएगा, माइनस का पी आर एक्स और माइनस कितना पी आर, ठीक है ना, माइनस का आर होगा, हो ही ना होगा। चलो ठीक है सर, अब जो है आगे हम लगाते हैं, आगे भाग देते हैं। तो हमको देख रहे हैं पी क्यू, यहाँ पे माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर लाना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, माइनस पी क्यू से, माइनस पी क्यू से गुना करेंगे तब पी क्यू एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा पी क्यू स्क्वायर एक्स, पी क्यू स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है, हाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस क्या, माइनस कितना आएगा सर, कितना आएगा हमारा, तब पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है सर। चलिए हम जो है इसको काटते हैं, कुछ कटेगा भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, कट गया सर। हमको बचा क्या सर, हमको बचा देख रहे हैं कि एक्स वाला बच रहा है, कितना कितना है सर, पी क्यू स्क्वायर एक्स प्लस में, इसके बाद प्लस क्यू एक्स प्लस कितना पी आर एक्स, है ना, बचल है एक्स वाला सब लिख दिया ना तीनों, है माइनस में, इसमें माइनस में, हाँ ध्यान में रख, माइनस में। इसके बाद कौन है सर, प्लस का पी क्यू आर
और कितना माइनस का आर, माइनस का आर, है ना। ये जो हमारा क्या आया शेष। अब इसमें कॉमन करो, हम देख रहे हैं एक्स क्या है सब में है, तो एक्स कॉमन करेंगे तब पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा क्यू माइनस कितना पी आर। अब कितना कॉमन किए हैं सर, तो एक्स कॉमन किए, क्या किया है एक्स कॉमन किए हैं। और प्लस में यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा सर पी क्यू माइनस 1 और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा आर, कितना आर, कितना आर कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम यदि देखें सर तब यहाँ पे हमारा शेषफल यही बचा, शेषफल जो है यही बचा। और ये जो है सर ये जीरो तब होगा, इस पूरे का मान जीरो तब होगा जब हमारा या तो ए वाला जो है पूरा जीरो हो जाए, कहे कि सब क्या है अचर है, क्या है अचर है, संख्या के रूप में होगा, ये भले स्थिति पी क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है लेकिन ये सारे क्या है सर संख्या है। और यदि ए जीरो होगा, यदि ए जीरो होगा तभी ए जीरो होगा। अच्छा खाली इसको जीरो से होने से नहीं होगा काम सर, काहे कि यदि मान लीजिए ई जीरो हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर जीरो हो गया तो ये पूरा को जीरो कर देगा, लेकिन इधर वाला पार्ट तो रह जाएगा सर। यानी कहने का मतलब ए भी हमारा जीरो होना चाहिए, ए भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, समझा ना बात के। तो बिल्कुल सर लिखेंगे, लिखेंगे भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर क्या होता है शेषफल प्राप्त होता है, क्या होता है शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त होता है तो एक्स इंटू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी कितना आर, पी आर, ठीक है सर। और प्लस का आर इंटू पी क्यू है ना, पी क्यू माइनस 1। अच्छा शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल इक्वल टू इतना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है सर, प्रश्न कह रहा है प्रश्न से है ना, चूंकि प्रश्न से हमारा ये जो बहुपद है कौन सर, तो पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू प्लस कितना क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर, या किससे विभाज्य है सर, तब विभाज्य है हमारा ये जो है, ये जो बहुपद है यह एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से क्या है सर विभाज्य, आर से क्या है विभाज्य है। और विभाज्य है इसका मतलब कि इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं अतः, अतः जो इसका शेषफल आया है सर एक्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर, क्या पी आर प्लस प्लस आर पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये जीरो पूरा तभी आएगा सर, ये पूरा जीरो तभी आएगा जब हमारा ई वाला जीरो हो जाए, ई वाला जीरो हो जाए, या तो हमारा ई पूरा जीरो हो जाए, पूरा जीरो हो जाए। तो हम देख रहे हैं सर इसमें से निकालना किसका मान है पी क्यू का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से आपको दो समीकरण मिलेगा, या तो हमारा इस कंडीशन से ए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर इक्वल टू क्या लिखे आप जीरो लिखे। जब ई जीरो होगा और कौन तो आर इंटू पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू जीरो। जब ई जीरो और जब ई जीरो, ई जीरो और ई जीरो जब दोनों जीरो होगा तभी इस पूरा का मान क्या होगा जीरो होगा। संभव है इसके बाद कोई ऐसा मतलब कि यदि मान लीजिए कि जीरो नहीं होगा तो संभव नहीं है, समझ में आ रहा ना बात के। इसका मान जीरो कब होगा जब ई वाला, ई सब क्या है सर ई एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है गुणांक है, ये अचर रूप में है, क्या है अचर रूप में। यदि ये हमारा जीरो हो जाए तो ये पूरे के जीरो कर देगा। अच्छा और ये भी क्या है सर इसमें सब अचर है, क्या है सब अचर, चर इसमें है नहीं है। यदि ये भी पूरा क्या हो जाए जीरो के बराबर है तब ना जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, समझा ना बात के। इसीलिए हम लिखे हैं
कि सर ऐसा तभी हो सकता है जब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर इक्वल टू क्या हो, जीरो, और हमारा आर इंटू पी क्यू माइनस वन इक्वल टू क्या हो, जीरो। हमको इस समीकरण से कुछ मतलब नहीं है, काहे कि इससे कुछ खास निकलेगा नहीं। हमको उधर देखना है सर। हम देख रहे हैं कि ये दोनों किस में है सर, गुना में है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर बराबर जीरो और पी क्यू माइनस वन बराबर जीरो। समझ रहा बात के? अरे तुम खुद सोचो, यदि आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे तो आर जो है ये गुना में है पी क्यू माइनस वन ना, आर के साथ ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो आर का मान क्या आ जाएगा, जीरो। आर का मान क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, और यहाँ पर जो है सर यदि ई आर को हटाएंगे, आर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो वो भी जीरो, कितना के बराबर, पी क्यू माइनस वन, पी क्यू माइनस वन। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली वही लिखो, लिखेंगे। अतः इतना होगा, अतः इतना होगा, इसीलिए इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सर जीरो कब होगा, जब आर इंटू पी क्यू माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और साथ ही साथ इसको भी जीरो दर्शाना, हम मिटा दिए इसको, ये भी जीरो होगा तभी जीरो हो सकता है, हमको उसका उपयोग था इसीलिए उसको ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आर का मान कितना है सर, जीरो, लेकिन हमको निकालना था क्या, हमारा पी क्यू का, किसका, पी क्यू का मान निकालना है। अब पी क्यू का मान निकालेंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन, यही हमारा आंसर आ जाएगा पी क्यू। आया बात समझ में, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अरे समझ में आ गया ना। तो वही चीज करना था, केवल बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर क्या है कि सर ये जीरो के बराबर होगा, और देखना पड़ेगा कि सर ये जीरो होगा क्या। तो दो चांसेस है सर, ये जीरो होने का, इसके दो चांसेस है कि जो भी हमारे एक्स का गुणांक है वो जीरो हो जाए, और साथ ही साथ ये जो पीछे वाला जो हमारा अचर के रूप में जो हमारे जो लिखे गए हैं वो भी क्या हो जाए सर, जीरो हो जाए। दोनों को बराबर किए तो अलग अलग समीकरण मिला, और उस समीकरण से सोल्व करने पर क्या मिल गया, पी क्यू का मान निकल गया। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, बन जाएगा है, और कोई दिक्कत है ना। चलो अब जो है आगे देखो, दो चर के रैखिक समीकरण, क्या, दो चर के रैखिक समीकरण, नया चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक ना, कि दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तुम लोग ननीगो में जब पढ़ता होगा तब तुम लोग एक्स के मान बहुत ज्यादा करता होगा ना, कि एक्स के मान सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या है सर, वही हमारा एक प्रकार का समीकरण है, क्या है, समीकरण है, क्या है, समीकरण। वो जो तुम लोग को मिलता था होमवर्क ना, वो एक प्रकार का क्या होता था, समीकरण। सबसे पहले चालू करते हैं और समझते हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण होते क्या है सर, दो चर के रैखिक समीकरण होते क्या, 9वां क्लास में पढ़ाया गया है दो चर के रैखिक समीकरण। यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म, क्या, युग्म, युग्म का मतलब समझता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। लेकिन इससे पहले सर हम पहले जान लेते हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण कौन होता है। तो देखो नामने से पता चल रहा है क्या, कि दो चर, कितना, दो चर, दो अलग अलग चर होंगे सर। एक चर यदि एक्स होगा तो दूसरा चर क्या होगा, वाई होगा। एक चर यदि ई होगा तो दूसरा चर क्या होगा, बी होगा। यदि एक चर जो है एस होगा तो दूसरा चर क्या होगा, पी होगा। यदि एक चर पी होगा तो दूसरा चर क्या होगा, क्यू होगा। तो दो चर होंगे सर, कितने चर, दो चर। और दो चर वाले के बाद क्या लिखा हुआ है, रैखिक, क्या लिखा हुआ है, रैखिक। मतलब उसके अंदर जो चर होंगे एक्स वाई पी क्यू आर एस टी, जो भी चर होंगे अलग अलग, उनका घात कितना होगा, एक होगा, तभी तो रैखिक कहलाएंगे ना। जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बहुपद तो पढ़ नहीं गए हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण पढ़ रहे हैं। और समीकरण में हम एक बात बताए थे तुमको कि सर समीकरण जो है ना सर क्या है, तो समीकरण एक प्रकार का जो है ना, दो अलग अलग राशियों को तुलना करने का एक समझौता, एक तरीका है, क्या है, तरीका है, जिसमें हमारा क्या होता है सर, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। और समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि किसी भी व्यंजक के बीच में, किसी भी व्यंजक के बीच में यदि तुमको इक्वल टू का चिन्ह आ जाए,
कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लो हमारा एक बीजीय व्यंजक आया 2x प्लस 3x, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसा व्यंजक है। तो यदि ऐसा सिंपल दिया हुआ रहे तो इसका मतलब है क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद कहते हैं। और यदि इसी में हमारा तुलना कर दिया जाए किसी अन्य राशि से या किसी अन्य चर से, किसी अन्य राशि से या किसी अन्य चर से, इक्वल टू लिख दे 15, इसका मतलब है क्या हो गया सर, समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण। एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें किसका चिन्ह है, माइनस प्लस के अलावा, माइनस प्लस के अलावा हमारा इक्वल टू का भी चिन्ह है। और यहाँ पर दो अलग अलग राशियों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे तराजू में किया जाता है ना, तराजू में एक तरफ बटखारा रखा जाता है, एक तरफ सामान को चढ़ाया जाता है, जब दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो दे दिया जाता है सामान को। ठीक उसी प्रकार से समीकरण होता है। समीकरण एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक बायां भाग और एक दायां भाग। जो बायां भाग होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं, और जो दायां भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दायां पक्ष। क्या कहते हैं, दायां पक्ष। और ये दोनों जो है ना सर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक तराजू के जैसा। जब तराजू के ऊपर जब हम बराबर चीजों को तौलते हैं तो हमारा बराबर होता है ना, ठीक उसी प्रकार से किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी चर के मान के लिए, उस चर के मान के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना। ये समझ में आया कि समीकरण किसको कहते हैं सर, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जोड़ घटाव के स्थान पर इक्वल टू का भी चिन्ह हमें दिखाई दे, और जिसके कितने भाग हो, दो भाग। कितने भाग हो, दो भाग हो, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है सर कि दो चर वाले, दो चर वाले मतलब कि एक ऐसा समीकरण होगा सर, एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें कितने चर होंगे, दो चर होंगे। कितने चर, दो चर होंगे। और कैसे होंगे सर, रैखिक होंगे, मतलब उसका घात कितना होगा, एक होगा। उसमें जो चर होंगे एक्स वाई या जेड जो भी चर हो उन सभी का घात कितना रहेगा, एक ही रहेगा। एक कितना, एक। साथ ही साथ क्या है सर, समीकरण मतलब बीच में क्या रहेगा, इक्वल टू का चिन्ह रहेगा, इक्वल टू का चिन्ह रहेगा। ये हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ लिए थे कि सर दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। साथ ही साथ हम लोग पढ़े थे कि दो चर के रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, और हल निकालने में दो विधि बताया गया था वहां पर, है ना। एक तो हमारा संख्या का मान डाल करके निकालते थे, और एक हमारा बताए थे क्या, ग्राफीय विधि। क्या बताए थे, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। तो अलग अलग तरीका था, अलग अलग तरीका था, जो भी है अभी फिर हम लोग समझेंगे, हम लोग जो है फिर समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमको कोई जानकारी तुमको नहीं दे रहे हैं, खाली अभी 9वां वाला पढ़ो कि दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। बोला गया है कि यदि कोई बीजीय व्यंजक, यदि कोई बीजीय व्यंजक ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो के रूप में हो, क्या हो, जीरो के रूप में पाया जाता। जैसे सर, जैसे अच्छा ए बी सी क्या है यहाँ पे सर, पहले ही बता दीजिए कि एक्स और वाई जो समझ रहे हैं, कि एक्स और वाई तो हम समझ रहे हैं सर, ये क्या है, ये हमारा चर राशि है। कितने हैं सर, दो, इसीलिए दो चर वाले हो गए। क्या हो गए, दो चर वाले। लेकिन ये जो ए है सर और बी है, ये जो सी है, ये क्या है सर, तो ये हमारे क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है, या तो इसी को बोलते हैं क्या, अचर। क्या कहते हैं, अचर। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, जो कि बिलोंग्स करता है क्या, किसको, वास्तविक संख्या। इसको वास्तविक संख्या। हम बहुपद में बताए थे कि ए बी सी जो है बिलोंग्स करता है कहां तक, रियल नंबर तक। कहां तक, रियल नंबर तक। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है नहीं।
हाँ, तो वही बोला गया कि ए बी सी में के जगह पे क्या रहेगा, संख्या रहेगा, कोई वास्तविक संख्या होगा, है ना। √3 हो जाएगा, 1/2 होगा, 5/2 होगा, 7/2 होगा, -4/3 होगा, माइनस का 6/8 होगा। समझ रहा ना बात के, बात समझ रहा है ना। यानी कि इस ए बी सी के जगह पे क्या रहेगा, संख्याएं रहेगी। जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं, जैसे हम एक समीकरण लिखे कितना सर, -3x -3x +4y +5 इक्वल टू क्या, 0। हम देखे सर यहाँ पर a बराबर कितना है सर, तो a बराबर है -3, b बराबर क्या है सर, b बराबर हमारे पास है +4, c बराबर क्या है सर, +5 है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कितने हैं सर, कितने चर है सर, 2 चर है, और इन चरों का घात कितना है सर, 1 है। साथ ही साथ देख रहे हैं इस बीजीय व्यंजक में इक्वल टू का चिन्ह भी लगा हुआ है, इसका मतलब यह हमारा सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब केगो है, एगो है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण एगो। आया बात समझ में, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है नहीं। कभी कभी तुमको यही बहुपद का रूप, हालांकि मानक रूप वो है नहीं, यही बहुपद तुमको कभी कभी इस रूप में देखने को मिलेंगे, एक्स प्लस बी वाई और इक्वल टू माइनस, ये यही चीज है, क्या है, यही चीज है। खाली सी को इक्वल 0 के मतलब कि इक्वल टू के इधर कर दिए, तब प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही होगा एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। जैसे कि सर, जैसे कि 4x प्लस 5y इक्वल टू -3, ये भी हमारा क्या है सर, एक दो चर वाले रैखिक और क्या है सर, समीकरण। लेकिन ये मानक रूप में लिखा हुआ नहीं है, ये 3 इधर आना चाहिए था। यदि इसको तुम मानक रूप में लिखेगा ना, तो 2x प्लस 5y और यहाँ पर तो प्लस का 3। ध्यान में रखना हमेशा, इस सी प्लस में होगा, जब इधर रहेगा बाया पद देने, इधर बाया पद देने। अच्छा, ये जो सी जो है माइनस होगा, कब होगा, जब वो दाया पद देने तू लेके चल जाएगा। आया बात समझ में ना, ध्यान में रखना, तो सी लेने में बहुत गड़बड़ हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, इस सी किधर रहता है, बाया पक्ष तरफ, इधर बाया पक्ष तरफ, और सब किस में रहता है, प्लस में, किसमें रहता है, प्लस में रहता है। कोई दिक्कत है, ये हमारा किसी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं सर, मानक रूप होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी रूप में तुमको अलग अलग समीकरण दिखाई देंगे, अलग अलग समीकरण दिखाई देंगे, यही मानक रूप है। बोला गया है क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी क्या करता है सर, बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। किसको, रियल नंबर को, मतलब वो वास्तविक संख्याएं, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। ये तुम खुद सोचो, यदि ए जो है 0 आ जाए, ताकि वास्तविक संख्या में 0 भी आती है ना, वास्तविक संख्या में 0 आता है, तो हम तो वास्तविक संख्या तो बोल दिए सर कि ए बी सी वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स करता है, लेकिन 0 को छोड़कर। यदि ये 0 आ जाएगा, ए की जगह पे 0 आ जाएगा, तो इस पूरे का मान क्या कर देगा, 0 है। तो क्या चर के हो जाएगा, फिर एक चर वाला ना हो जाएगा, एक चर वाला ना रैखिक समीकरण हो जाएगा। अच्छा, मान लिया बी के पास 0 आ जाएगा, तब सर तो बी वाला पूरा पार्ट क्या कर देगा, 0, बी 0 तो बाई भी 0 पूरा हो जाएगा ना, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक ही चर वाला हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी रियल नंबर तो है, लेकिन वहां पर ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है उनमें से कोई एगो, तो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह पाएंगे, वो एक चर वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक चर वाले। कोई दिक्कत है नहीं। बोला गया है क्या कि उदाहरण के लिए 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें तुम ही बताओ हमको कि यहाँ पर a का मान कितना है इस समीकरण के लिए, है a का मान 2, b का मान माइनस का 3, c का मान कितना प्लस का 5। अच्छा, इस वाले समीकरण के लिए a का मान कितना है, a का मान √2, ए का मान जाने का मतलब x का गुणा,
या x का गुणांक नहीं बोल सकते तो ऐसा बोल दो कि उस समीकरण में उपस्थित पहला चर का गुणांक, पहला चर का गुणांक, और b मतलब दूसरा चर, क्या दूसरा चर का गुणांक, ठीक है, और c मतलब अचर, क्या अचर पद है ना। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा सर, b बराबर प्लस का 5, c बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। तो ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा सर, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। b बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, c बराबर माइनस का 1। एक तो और समीकरण देते हैं, एक तो और समीकरण, जैसे मान लो हमको दे दिया कितना सर, रूट है ना, 2√2 है ना, 2√2 एक्स एक्स माइनस 5/5 इक्वल टू कितना 6, इक्वल टू 6। अब इसमें पूछे या तुमको निकालना रहे ए बी सी, तब कैसे करना, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जब भी किसी समीकरण का तुमको एबीसी की जरूरत पड़े, एबीसी की जरूरत है पड़े, प्रश्न बनाने पड़ेगा ही पड़ेगा, आगे तुमको है ना बहुत एबीसी निकालना पड़ेगा और इसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट सीधा सीधी। जो x का गुणांक होगा वो a के बराबर होगा, जो y का गुणांक होगा वो b के बराबर होगा, जो हमारा अचर पद होगा वो c के बराबर। लेकिन कब कब, जब यह अचर पद बायां पक्ष में होगा तब। हम देख रहे हैं सर यहाँ पे अचर पद है, इसी है, यदि अभी तू दिमाग लगाएगा तो तुम डायरेक्ट कह देता क्या सर कि a बराबर 2√2 और b बराबर माइनस का 5 और c बराबर कितना 6, जो कि गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। इस c को पीछे लाना, मतलब कि इधर बायां पक्ष में ला करके हमको देना, आया बात समझ में ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अब यदि इस 6 को इधर लेके आएंगे सर तो ये कितना हो जाएगा 2√2 एक्स माइनस का 5/-6 इक्वल टू 0, यानी कि दाया पक्ष में हमको 0 कर देना है, तभी एबीसी का मान लिखना। आया बात समझ में, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है तो सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 6, चेंज हो गया कि नहीं हो, समझ रहा बात के। तो एबीसी में कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं, चलो ठीक है सर। अब देखते हैं क्या रैखिक समीकरण के हल, क्या रैखिक समीकरण के हल। तो हल के बारे में बताया गया है तुमको कि चर के जिन मानों के लिए, यहाँ पे कितने चर है सर, 2 चर, इन दोनों चर के जिस मान को रखने पर, इन दोनों चर के यानी x के और y, x और y के जिस मान को रखने पर यह बहुपद क्या हो जाए, सॉरी ये जो समीकरण है, समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर हो जाए, वही चर के मान का जोड़ा क्या कहलाता है, हमारा हल कहलाता है। क्या कहता है, इस समीकरण का हल कहलाता है। एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, समझ में आ रहा ना बात के, समझ में आ रहा ना बात के। हम क्या बोले कि इसमें जो उपस्थित चर है सर, इनके वह मान जिसको इस समीकरण में यदि रख दिया जाए तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाए, हमारा बराबर हो जाए, या तो कह सकते हो कि यह समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए, क्या हो जाए संतुष्ट हो जाए। तो x और y के उसी मान को हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, इस समीकरण के हल कहते हैं। x के ऊपर y का और y का ऊपर y के लिए x का जो मान आएगा ना, वही इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हल। जैसे मान लो इस समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 5 का हम मान निकालना चाहते हैं, हम हल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, हल। तो सबसे पहले हम बताए थे 9वीं क्लास में कि इसका हल निकालने के लिए पहले नंबर तो x कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और एक को मानेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल ले चल आया बस में ना। हाँ, तो हम x लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लेते हैं y, यहाँ पे y। अब यदि हम मान लो कि x बराबर कितना लिए -1, x बराबर एक जगह लिए कितना 0, और x बराबर कितना लिए 1, और 1 हमारा दिए 2। तू ही बताओ यदि x बराबर 1 डाले -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, आई माइनस का 2 जो है, माइनस का 2 जो है 5 के साथ घटेगा तो कितना बचेगा 3 प्लस में,
अब प्लस का 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना बचेगा, 1 बचेगा। 0 कैसे बच जाएगा, पूरा पागल है का, 0 कैसे बच जाएगा जी, दोनों का मान घटा है, घटा ना जी, घटा ना, तो 1 ना होगा, है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस समीकरण का एक हल निकला, x -1 और 1, -1 और 1, ये हमारे समीकरण के हल हुए। क्या हुए, हल हुए, एक क्या हुए, एक। मतलब सर, मतलब यदि हम x के मान को डालें तब y का मान इतना आएगा, और यदि x y के मान को x की जगह पे -1 और y की जगह पे 1 डाले तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तभी तो हल है, तभी तो हल है ना। काहे बताएं क्या कि चर का वह मान समीकरण का हल कहलाता है, जिसको रखने पर वह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। हमारा बात समझ में। अच्छा, आप यदि 0 पर निकालेंगे तो x बराबर 0, तो पूरा 0, तो +5 दे जाएगा, तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया, 5/3, 5/3, ठीक है सर। अच्छा, अगला क्या है हमारा, एक क्या है, एक डालेंगे सर, 2 के जगह पे 1 डालेंगे, 2 1 2। अच्छा, ये 2 जो है हमारा क्या होगा, दोनों जुटेगा, क्या होगा, ये जो है हमारा 2 जो है हमारा जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 इधर जाएगा तो माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर आएगा तो कितना जाएगा, 7/3, 7/3। यानी कहने का मतलब ये इस पर हल क्या है, हल है ना। ये दोनों जो है, दोनों को मानों को डाला जाए इस समीकरण में तो हल है सर, हल होंगे, ताकि उस समीकरण को क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। इसके बाद देखते हैं सर, यदि x बराबर कितना हो 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 4 9, ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, कितना में प्लस का 3, क्या है प्लस का। इतने सारे हमको हल, और भी तो हल निकाल सकता, और भी तो हल निकाल सकता है। अभी रुको तो थोड़ा सा, ये तो 9 में बनाना था, ये 9 में बनाना था, तू आज बना रहा, तो दिक्कत है ना भाई, ये तो पिछलका में बता रहा है, 9वां क्लास का बता रहे थे। चलो देखो, हम देखे सर कि यदि हम किसी समीकरण के हल निकालते हैं तो हमको 2 प्रकार के हल निकलते, क्या, 2 प्रकार के, 2 प्रकार, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक सर देख रहे हैं क्या कि कुछ तो पूर्णांक के रूप में मिलता है, मतलब पूरा अंक होता है, मतलब पूरा अंक होता है। कुछ हल जो होते हैं सर वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और कुछ हल जो है सर वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते, क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। बटा में भी होता है, रूट में भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं। मतलब कहने का मतलब ज्यादातर जो हमारे किसी बहुपद के जो हमारे ये हल होते हैं वो क्या आते हैं सर, वास्तविक संख्या के रूप में आते हैं, वास्तविक संख्या के रूप में आते हैं। और कुछ जो हमारे कुछ सीमित मात्रा में जो समीकरण के हल आते हैं वो किस में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं, इसमें आते हैं, पूर्णांक में आता है। ध्यान में रखना, पूर्णांक में पूरा हल तुमको नहीं मिलेगा, कुछ ही कुछ मिलेगा, बाकी सब क्या रहेगा, तुमको वास्तविक संख्या के रूप में बटा में रहेगा, रूट में रहेगा, कुछ और प्रकार से रहेगा, समझा ना बात के। हाँ, तो किसी भी समीकरण का जो हलों का पूर्ण संख्या वाले हलों का जो संख्या होती है ना वो सीमित मात्रा में होती है। बोला गया, आगे देखते हैं, बोला गया क्या कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे हल निकला, समझ में आ गया ना। कि एक समीकरण की बात किया, क्या एक समीकरण, अभी जोड़ा वाला का हल निकालने का अलग अलग विधियां है, अलग अलग विधियां हैं। हम बताएंगे कौन कौन सा विधि, पहले बताएंगे तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि, फिर इसके बाद ब्रज गुणन विधि, और ये सब विधि बताने के बाद एक विधि और देखेंगे हम लोग, क्या हम लोग ग्राफ विधि, क्या ग्राफीय विधि, कौन सा, ग्राफीय विधि। हम लोग ग्राफीय विधि से भी 2 चर के रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे।
दो चर के रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, जैसा कि 9वां में सीखे थे, जैसा कि हम लोग 9वां में सीखे थे, वैसी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को ग्राफ विधि से भी बनाना सीखेंगे कि ग्राफ विधि से कैसे हल निकलता है। अभी बहुत दूर है वो, ठीक है, लेकिन अभी तत्काल में इतना समझो। अभी तो पहले हम लोग जो है दो चर के रैखिक समीकरण के हलों को जान रहे हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण के हल क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं। जैसे बोला गया है क्या कि x के जिस मान के लिए ax प्लस b का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो उसे समीकरण ax प्लस b का क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। कुल मिलाकर के बात का हो तो दोनों पक्ष जब यदि बराबर हो जाए, क्या हो जाए, दोनों पक्ष जब यदि बराबर हो जाए तो उसका क्या कहलाता है, हल होता है। जैसे तुम लोग x के मान निकालने में देखो तुम लोग सीखा होगा, जैसे कि तुम लोग को दिया जाता था 3x प्लस 4 इक्वल टू 2। अब बोला जाता था कि x का मान निकालिए, चर का मान निकालिए, चर का मान निकालिए, या हल करें, क्या करें, हल करें या हल निकाले। हल निकालने मतलब क्या, x का वैसा मान निकालना है जिस पर वो समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट, क्या हो जाए, संतुष्ट। यदि करेंगे तो 3x इक्वल टू 2 माइनस 4, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, x बराबर कितना हो जाएगा, -2 बटा में 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही क्या कहलाता है, हल कहलाता है। यही चर का मान क्या कहलाता है, हल कहलाता है, जिसको समीकरण में डालने पर ये समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। बोला गया है क्या कि आप यह भी जानते हैं कि x में रैखिक समीकरण कौन सा, ax प्लस b का एक और केवल एक हल होंगे। क्यों सर, क्यों एक हल, क्यों एक और केवल एक हल होंगे, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक। इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक। यदि इसी में चरों की संख्या क्या हो जाए, दो, तो इसके हल कितने आएंगे, दो आएंगे। कितने आएंगे, दो आएंगे। इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। एक x वाला मान और एक y वाला। क्योंकि इसमें एक ही हमारे चर है सर, इसीलिए इसके हल कितने होते हैं, एक। क्या, एक। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। बोला गया है क्या कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी आर में अनगिनत हल होते हैं। मुझे बताएं कि वास्तविक संख्या के रूप में बहुत सारे तुमको हल दिखाई देंगे, वास्तविक संख्या के रूप में बहुत सारे हल दिखाई देंगे, लेकिन पूर्णांक संख्या के रूप में या हमारा कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या के रूप में हमारा सीमित मात्रा में ही क्या दिखाई देंगे, हमारे जो है हल दिखाई देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। सर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल समझना है। हल मतलब क्या बताएं कि चर का वैसा मान जिसे किसी समीकरण में रखने पर क्या हो जाए, वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। अच्छा, अब इन चरों के मानों को लिख करके या चरों के अलग अलग है ना, अलग अलग हलों को है ना, हलों को या तो कह सकते हो कि समीकरण के अलग अलग हलों को लिख करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं। काहे सर, काहे कि इसमें हम देखे दो चर के रैखिक समीकरण में देखे तो हमारा दो डाटा मिलता है, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई। एक्स को हम लोग सर एक्स एक्सिस पर और वाई को वाई एक्सिस पर रख करके हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। हम ग्राफ में बताए हैं, नियामक ज्यामिति जब पढ़ाए थे कि सर जो एक्स एक्सिस पर जाता है वो एक्स एक्सिस वाला जो है निर्देशांक क्या कहता है, भुज, क्या कहता है, भुज। और वाई एक्सिस वाला निर्देशांक क्या कहता है, कोटि। क्या, कोटि। तो यहाँ पर एक्स जो है भुज हो जाता है, वाई क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है, और उनको मिला करके हम लोग ग्राफ खींचते हैं। है कि अभी जो हल निकाला तुम बॉक्स में, तो अलग अलग एक्स के अलग अलग मान के लिए अलग अलग तुम्हारा वाई का मान आया ना, और वही तो हल है सर, वही तो हल है। यदि उन एक्स और वाई के मानों को रख करके ग्राफ खींचे तो कोई ना कोई ग्राफ मिलेगा ना। और कैसा ग्राफ मिलेगा सर, तो सरल रेखा। कैसा मिलेगा, सरल रेखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता, एक सरल रेखा होता। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, काहे सर, काहे के बाद कैसा समीकरण है,
रैखिक है। रैखिक मतलब घात एक है और जिसका घात एक होता है हम बता दिए वो जो है ना सरल रेखा का ग्राफ बनाती है। उसमें चाहे 2 चर रहे, चाहे 3 चर रहे, चाहे 4 चर रहे, हमको उससे मतलब नहीं। हाँ, जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, जो द्विघात बहुपद होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। पाराबोला, क्या? पाराबोला, ऐसा है ना, ऐसा या तो ऐसा है ना, या तो ऐसा। बताए थे कि कब ऊपर दिखा रहेगा इसका मुंह, कब नीचे दिखा मुंह रहेगा, ऐसा बताए थे हम, है कि सर यदि ए का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो तो ऊपर क्यों रहेगा, यदि ए का मान 0 से क्या हो, छोटा हो तो नीचे दिखा रहेगा। फिर इसके बाद बताए थे कि कब जो है ना सर ऊपर लाइट करेगा, कब एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, कब एक ही बार काटेगा और कब एको बार नहीं काटेगा, बताए थे है। क्या बताए थे कि सर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि इक्वल हो जाए किसके, 0 के, तो क्या होगा सर, इसका जो ग्राफ होगा ना इस रेखा पर ही रह जाएगी और यहाँ पर 2 शून्य बताएंगे। तो उतना जानने की जरूरत अभी नहीं है, ये हम लोग बहुपद नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग 2 चर के रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। ध्यान में रखना कि जो रैखिक समीकरण होते हैं मतलब जिसमें चर का जो घात हो, जिसमें चर का जो घात हो, जहां पर एक होता है उसका हमेशा जो ग्राफ होता है ना सर वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और किसी भी रैखिक समीकरण को हम लोग किसी भी जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 मान होते हैं, x का मान को जो है भुज मान लेते हैं और y के मान को कोटि मान लेते हैं और उसके रिगार्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो कि तुम लोग 9वां क्लास में पढ़ लिया है। अब एक से ज्यादा भी विशेष नहीं बताएंगे यहाँ पर अभी तत्काल, ठीक ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखते हैं सर, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के क्या युग्म, क्या युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है सर, जोड़ा। मतलब अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो पढ़ेंगे लेकिन एक साथ के गो दूगो अभी तक एक ठो केवल पढ़े। 9वां तक में हम लोग केवल एक ही 2 चर के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े। अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक एगो ही होगा, दूसरा एगो होगा और एगो दूसरा होगा, मतलब कि 2 समीकरण होंगे। कितने? 2 समीकरण होंगे 2 चर वाले। कितने? 2 चर वाले 2 समीकरण है ना। और उन दोनों समीकरणों से हम लोग कैसे हल निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे हल निकाले ना, हल निकालने के लिए टेबल बनाए है और टेबल बना करके जो मान आया उससे हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के यदि युग्म देने रहे, यानी दो दो जो है 2 चर वाले समीकरण दे तो उससे हल कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी विधियां। लेकिन सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते किसको, कहते इसको बोला गया है क्या। इससे पहले ये स्वयं सीधियां हैं, स्वयं सीधियां आई हर कोई जानता है। जैसे कि मान लो यदि a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी है तो इसमें तुम कुछो जोड़ो, कुछो जोड़ो, कुछो जोड़ो, तुम्हारा बात एक ही ना रहेगा, खाली सेम जोड़ना चाहिए। दोनों पद में, दोनों पक्ष में तुम कुछ भी काम कर सकते हो, दोनों पक्ष में कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि जो काम किया जाना चाहिए वो एक ही काम होना चाहिए। जैसे कि मान लो तुम यहाँ पर सी को जोड़ सकते हो, कि यदि बायां पक्ष में तुम सी को जोड़े तो तुमको दायां पक्ष में भी सी को जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम काम कर सकते हो। बाद में इस सी से सी कट जाएगा तब ए इक्वल टू बी ना बचेगा जी। समझ ना बात के मतलब, किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल टू के इधर और बायां पक्ष और इक्वल टू के इधर और दायां पक्ष, किसी भी समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष में तुम कुछ भी काम कर सकते हो, अपना मन से कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान नहीं रखना है कि जो काम हम बायां पक्ष में करेंगे वही काम हमको कहाँ पे करना पड़ेगा, दायां पक्ष में। मतलब यदि एक तरफ 5 को गुना करेंगे तो दूसरी तरफ भी 5 को ही गुना करना पड़ेगा, 10 को गुना नहीं करना पड़ेगा। आया बात ना। यदि ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो किसी भी समीकरण में
बायां पक्ष और दायां पक्ष में एक समान जैसी क्रियाएं कर सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं किसी राशि को घटा सकते हैं, किसी राशि को गुना दे सकते हैं या किसी राशि को भागा भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि जिस राशि से जो सी क्रिया उधर कर रहे हैं दायां साइड में, वही क्रिया हमको दायां साइड में भी करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या बोला गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म बोला गया है क्या कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को, कितने को, दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जब हम लोग दो समीकरण को देखो, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण ए है और एक दो चर वाले रैखिक समीकरण ए है, जब इन दोनों को एक साथ लेकर के हम उसका अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा, वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। और यही पढ़ना है। उदाहरण के लिए सर, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक रैखिक समीकरण है और x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ये हमारा एक समीकरण है दो चर वाले, और यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक दो चर वाले अलग रैखिक समीकरण है। तो ये दोनों दो को हो गए ना, तो क्या कहलाएंगे, युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, युग्म। अब यदि बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, व्यापक मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म, किस रूप में आपको दिखाई देगा सर, किस रूप में वो दिखाई देगा, तो दिखाई देगा ax अच्छा नंबर अभी रखो उसको ना, हो गया ना। यहाँ पे इसका व्यापक रूप क्या होता है सर, A1 क्या, A1 किसके लिए सर, A1 B1 C1 किसके लिए, जो हमारा पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए। तो A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 ये एक समीकरण हो गया। अच्छा, दूसरे का समीकरण के लिए क्या, A2 B2 C2 मतलब पहला वाला समीकरण के लिए A1 B1 C1 और दूसरा के लिए A2 B2 C2। समझ में आ रहा बात के, बाकी सब वही है। जहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, वास्तविक संख्या और साथ ही साथ जहां पर A1 है ना, A1 B1 और A2 और B2 नॉट इक्वल टू क्या है, 0, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहलाते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के यही व्यापक रूप है। इसी रूप में तुमको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है ना वो क्या होगा, दिखाई देगा। क्या होगा, दिखाई देगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं दो चर में युग्मपद है ना, दो चरों में युग्मपद रैखिक समीकरणों के हल के बीजीय विधियां हम लोग किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो जोड़े होते हैं उनका हल कैसे निकालते हैं। और हल का मतलब सर उसमें x और y का मान कैसे निकालते हैं, या तो जो भी उस समीकरण में जो चर के रूप में जो दो अलग अलग चर हैं उनका मान कैसे निकालते हैं, उनके लिए कौन कौन सी विधियां है। तो टोटल हम लोग कितने विधि, 4 विधि पढ़ेंगे। कितने विधि, 4 विधि। पहला तुलनात्मक विधि, क्या, तुलनात्मक विधि। दूसरा में कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा में लुप्तीकरण विधि। चौथा में ब्रजगुणन विधि। क्या कहता विधि रहने दे, अब कल पढ़ाएंगे है, दिक्कत है, हाँ कल छुट्टी रहेगा। हाँ तो पढ़ाना चाहते सब पूरा ही खत्म कर देते, विधि बता देते सब बना ना, अब लेट हो जाएगा।